क्लास 5 में संस्कृत सब्जेक्ट हम लोगों ने पहले क्रम में से सर्वप्रथम हम लोगों ने देख लिया है वंदना, यानी कि ग्रंथ के आरंभ में, पुस्तक के आरंभ में जो एक वंदना की गई है, जो एक प्रार्थना की गई है ईश्वर की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस वंदना के बाद, इस प्रार्थना के बाद अब हम लोग अपना ग्रंथ आरंभ कर रहे हैं, अब पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो बोले कि अध्ययन में सबसे पहला क्रम आया हमारा है वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में बताते हैं। तो अब हम लोग वर्णमाला जब देख रहे हैं, वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो वर्णमाला शब्द का मतलब क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं? परिभाषा इसकी होगी कि शब्दों के एक व्यवस्थित रूप या शब्दों के व्यवस्थित रूप या शब्दों के व्यवस्थित एक क्रम को, एक सही क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अरे सही क्रम क्या है, व्यवस्थित क्रम क्या है? वर्णमाला करने से व्यवस्थित क्रम को ही क्यों जाना जा रहा है? तो बोले कि माला और दूसरा शब्द है वर्ण। तो बोले वर्ण जो हमारे अक्षर हैं, क है, अ है, ख है, ग है, ई है, ये जो सारे अक्षर हैं हमारे, स्वर हो या व्यंजन हो, सारे अक्षर, बोले इन सारे अक्षरों का, इन सारे ध्वनियों का, इन सारे वर्णों का एक निश्चित, एक क्रम वाइज बैठा हुआ समूह, ठीक है। तो बोले कि इन सभी का एक व्यवस्थित क्रम, एक व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित कहने का या क्रमबद्ध कहने का मतलब यहाँ पर ये निकलेगा कि अ के बाद आ आए और आ के बाद ई आए, फिर ई के बाद दीर्घ ई आए, उसके बाद ह्रस्व हुआ है, फिर दीर्घ हुआ है, फिर री आए, ए आए, ऐ आए, ओ औ। ये जो एक व्यवस्थित क्रम चल रहा है कि किसके बाद कौन सा अक्षर आना है, ये जो निश्चितता है, इन अक्षरों का एक अपना निश्चित स्थान है बैठने का, प्रयोग होने का, उसी को बोले हैं कि ये जो माला है, ये जो अवली है, ये वर्णों का जो समूह है, इसी को वर्णमाला से कहा गया। बोले माला शब्द का मतलब क्या है? वर्ण तो हमारे अक्षर हैं, ध्वनि है, जो सारे अक्षर क ख ग इत्यादि और आ इत्यादि सारे अक्षर हैं, वर्ण हैं। बोले इसमें माला शब्द क्यों जोड़ा गया? बोले शब्दों की, अक्षरों की जो व्यवस्थितता है या जो उनका निश्चित क्रम है, जो जिस प्रकार से वह बैठे हुए हैं, उस चीज़ को दर्शाने के लिए, उस चीज़ को बताने के लिए क्या किया? शब्द में, उसमें माला शब्द को जोड़ा, यानी वर्ण शब्द में एक और नया शब्द जोड़ दिया हमारा माला। तो बोले कि माला भाई किसे कहते हैं? यहाँ पे वर्णों में माला शब्द जोड़ने क्या मतलब? तो माला वही चीज़ है ना, वही वस्तु है जिसे हम अपने गले में या हार इत्यादि रूप में पहनते हैं, उसी को ही माला कहते हैं। तो बोले कि ऐसा माला जो गोलाकृत, यानी वह जहाँ से जुड़ता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, वहीं पर जाकर एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में खत्म होता है। तो बोले कि अक्षरों का एक ऐसा समूह, ऐसा क्रम जिसमें निश्चित हो यह बात कि इसके बाद ये अक्षर आना, इसके बाद ये अक्षर आना, इसके बाद ये अक्षर आना, इसके बाद ये वाला अक्षर आएगा, ऐसी व्यवस्थितता हो जिसमें वही को, उसे ही हम वर्णमाला कहेंगे। अर्थात शब्द, अक्षरों के, वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को, एक निश्चित रूप को, एक स्वरूप को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। चाहे वो व्यंजन वर्णमाला हो या फिर स्वर वर्णमाला हो, दो प्रकार की वर्णमालाएं हैं, ठीक है। अक्षर दो पार्ट में बटे हुए हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। तो बोले कि वर्णमाला शब्द का मतलब क्या, यानी जो हमारे लेसन का नाम है, जो हमारे पाठ का, चैप्टर का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला है वस्तुतः क्या, उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हम लोगों ने देख लिया। अब आगे क्रम में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो पेज नंबर हम लोग देख रहे हैं, पेज नंबर 7 पर वर्णमाला चैप्टर हमारा है। इसमें बोलते हैं कि संस्कृत की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, यानी अक्षर। वर्ण माने अक्षर, वर्ण कहें, अक्षर कहें या ध्वनि कहें, तीनों शब्दों से, इन तीनों नामों से जाना जाएगा तो सिर्फ इन्हीं को, अ को जाना जाएगा, क को जाना जाएगा, ई को जाना जाएगा, इत्यादि जो सारे अक्षर हैं, चाहे स्वर हो चाहे वर्ण हो, तो इन सभी को हम अक्षर कह सकते हैं, ध्वनि कह सकते हैं और वर्ण भी कहकर पुकार सकते हैं। तीनों नामों से इन्हें ही जाना जाता है। तो बोले कि संस्कृत में हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी में भी स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, और संस्कृत में भी स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। तो हिंदी भाषा का उत्पत्ति कैसे हुआ? तो संस्कृत की भाषा से ही क्या हुआ? देवनागरी लिपि से ही संस्कृत भी बनी है और उसी से ही क्या कहते हैं, हिंदी भाषा भी हमारी निर्मित हुई है। तो संस्कृत भाषा की लिपि और हिंदी भाषा की लिपि, लिपि उसे कहते हैं जो भाषाओं का निर्माण करती है, ऐसे चिन्ह। तो ऐसे चिन्ह, ऐसी भाषा जिन्हों, ऐसी शब्दों का, अक्षरों का समूह, स्वरूप जिसने भाषा की उत्पत्ति की हो, वह लिपि कहलाएगा। तो देवनागरी नाम की यह जो लिपि है, इस लिपि से ही संस्कृत बना है और उसी से ही हिंदी भी बना हुआ है। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा का लिपि देवनागरी है और हिंदी भाषा का भी लिपि देवनागरी ही है।
तो बोले कि संस्कृत में वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, इसमें वर्णमाला दो हैं। कौन कौन से वर्णमाला है? तो बोले कि अक्षरों की दो वर्णमाला, स्वरों की वर्णमाला और व्यंजनों की वर्णमाला। तो यानी एक समूह में व्यंजन वर्ण आते हैं और एक समूह में स्वर वर्ण हमारे गिने जाते हैं। इनको दो भागों में बांट दिया गया है, वर्णों को अक्षरों को। ये भी पूछा सकता है कि अक्षरों को, शब्दों को, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है। ठीक है, तो है वह हमारा पहला है स्वर, दूसरे पे आता है व्यंजन। पहले स्वर आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे व्यंजन की गणना करते हैं, गिनते हैं। जब हम लोग बोल दिए कि अक्षर है, वर्ण है, ध्वनियाँ हैं, तो दो भाग हो गए, स्वर और व्यंजन। पहला आया स्वर, तो स्वर किसे कहते हैं, स्वर कौन है, कितने हैं, क्या क्या है, इसके बारे में देखते हैं, जानकारी देखते हैं। तो बोले कि स्वर, इंग्लिश में उसका नाम दे दिया, इसको इंग्लिश में भी हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं या क्या बोलते हैं? तो बोले वॉवेल्स। ए ई आई ओ यू जैसा कि हम लोग प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, वही हमारी हिंदी वर्णमाला में हो जाते हैं, अ ई उ ए री इत्यादि। ये सारे हमारे स्वर वर्ण है, वॉवेल्स हैं। तो हिंदी के वॉवेल्स अलग हैं और इंग्लिश के वॉवेल्स है, क्योंकि इन दोनों की लिपि अलग है, भाषा अलग है। तो इन दोनों में मतभेद होने के कारण, भाषा में अंतर होने के कारण इन दोनों के अपने अपने स्वर वर्ण है, वॉवेल्स हैं। बोले स्वर वर्ण जो हमारी हिंदी भाषा में है या संस्कृत भाषा में जो स्वर वर्ण हैं, ये कितने हैं और कौन कौन से हैं, यह जानने की आवश्यकता है। उनके अक्षर, उन अक्षरों को हम पहचानते हो कि जब भी वो अक्षर आए प्रयुक्त हो तो हम पहचान सकें कि वह व्यंजन अक्षर या स्वर वर्ण है, अक्षर है। तो बोले कि ह्रस्व अ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ह्रस्व ई और दीर्घ री, ए, ऐ, ओ और औ, ये सारे अक्षर क्या होते हैं? इन अक्षरों को स्वर वर्ण के अंतर्गत स्थान दिया गया है, इनको स्वर वर्ण से जाना जाता है, इनका नाम स्वर है। अर्थात स्वर वर्णों के अंतर्गत इन सभी की गणना होती है, इन सभी को गिना जाता है। इतने ही निश्चित स्वर वर्ण हैं संस्कृत भाषा में। तो बोले कि स्वर वर्ण है, वॉवेल्स हैं, अ आ इ ई उ री री ए ऐ ओ और औ, ये हमारे सारे अक्षर हैं। इनको हम स्वर के नाम से जानते हैं, इनको स्वर वर्ण कहा जाता है। अब अगला क्रम आया, तो बोले स्वर वर्ण बता दिए, फिर बोले व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, जिसको आप इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो बोले कि ऐसे कॉन्सोनेंट, ऐसे व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं भाई? अभी तक हम लोगों ने स्वर को जाना ही केवल। तो बोले कि अगला क्रम हम लोग जानेंगे जिसका नाम है व्यंजन वर्ण, जिनको हम व्यंजन कहते हैं। तो बोले व्यंजन कौन कौन से हैं? तो बोले क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। ये सारे अक्षर जो हैं हमारे, यानी कि क से लेकर के ह पर्यंत, यानी पर्यंत माने तक, ठीक है, टिल। तो बोले कि इतने सारे अक्षर हमारे क्या हैं? व्यंजन वर्ण के अंतर्गत गिने जाते हैं, इनको व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। जब भी व्यंजन वर्ण की बात हो, व्यंजनों के बारे में पूछा जाए, तो इन अक्षरों को आप जानेंगे, इन अक्षरों को समझा जाएगा। तो बोले कि क से लेकर के ह पर्यंत जितने भी अक्षर आ रहे हैं, ठीक है, श, ष, स, ह पर्यंत जितने अक्षर हैं, इन सभी को हम व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। अब स्वरों में और व्यंजन वर्णों में थोड़ी सी जो अंतर है, जो थोड़ा सा डेफिनेशन है, उसको समझ लेते हैं, परिभाषा क्या होगी। तो बोले कि जब भी हम शब्दों का, यानी भाषा में जब इन शब्दों का, इन अक्षरों का प्रयोग करते हैं, तो या लिखने में या फिर बोलने, मौखिक भाषा में या लिखित भाषा में, मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली और लिखित भाषा लिख कर प्रयोग की जाने वाली, पुस्तकों इत्यादि में जब हम लिखकर अपनी भाषाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी बात को व्यक्त करते हैं, तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा, इन दोनों ही रूपों में जब भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों में व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण दोनों ही मिलकर एक साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। जब भी हम शब्द बनाते हैं, किसी शब्द को लिखते हैं, उनमें उन शब्दों को बोलते हैं, प्रयुक्त करते हैं, तो उसमें स्वर वर्ण भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। लेकिन इसमें दो अवस्थाएं, दो कैटेगरी है, दो बातें हैं इसमें। कौन कौन सी वो बातें हैं? तो बोले कि जो हमारे स्वर वर्ण हैं, ये हैं स्वतंत्र। स्वर वर्णों को स्वतंत्र कहा गया है, अर्थात ये स्वर वर्ण, स्वर अक्षर हैं, अ आ ई से लेकर के ओ औ पर्यंत जितने अक्षर हैं, ये ध्वनियाँ हैं, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। अर्थात इनको प्रयोग करने के लिए, इनको यूज़ करने के लिए, इनको किसी शब्द में जोड़ने के लिए बाध्यता नहीं होती है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इसी के जगह दूसरी व्यवस्था क्या है? तो बोले दूसरा हिस्सा कौन सा है, दूसरी बात क्या है? तो बोले कि जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं वो कहलाते हैं परतंत्र। तो स्वतंत्र कौन था हमारा? पहला वाला था हमारा स्वतंत्र स्वर वर्ण। तो बोले कि स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? कोई कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, अर्थात हम जो मन में आए वो करना चाहें, हमको कोई काम करने के लिए बाध्यता ना हो, हमको किसी नियम कानून में बंधकर कार्य न करना पड़े।
ऐसा जो व्यक्ति डिज़ायर करेगा, जो चाहेगा, वही स्वतंत्र कहलाएगा, जिसको ऐसी नियम लागू हो जिसके ऊपर। तो बोले कि जो स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है इन अक्षरों में, वह है स्वर कहलाते हैं। इनको स्वतंत्र रूपता दी गई है स्वरों को, लेकिन दूसरे मुकाबले इनकी अगर दूसरी ओर देखा जाए तो व्यंजन वर्ण है, उनको कहा गया परतंत्र। स्वतंत्र और परतंत्र कहने, यहाँ पर परतंत्र अक्षरों को, व्यंजन अक्षरों को परतंत्र कहने का मतलब है कि ये व्यंजन वर्ण, जो व्यंजन अक्षर है हमारे, ये कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो पाते, इसीलिए परतंत्र कहे जाते हैं। परतंत्र माने होता है दूसरे के तंत्र के हिसाब से, दूसरे व्यक्ति के दूसरे अक्षरों के व्यवस्था की हिसाब से चलना, उनके अनुसार चलना, उनके अनुसार प्रयोग किया जाना, उनके अनुसार बोले जाना। तो व्यंजन वर्णों को हम लोगों ने परतंत्र इसलिए कहा है यहाँ पर, क्योंकि व्यंजन वर्णों को जब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है तो इन सभी में हलंत का चिन्ह भी लगा हुआ है, हलंत का चिन्ह भी प्रयोग किया गया है। तो बोले कि इन सभी अक्षरों के नीचे जो हलंत का चिन्ह लगा है, वो हलंत का चिन्ह यही बात दर्शाता है, यही बात बताता है कि इन सभी अक्षरों में स्वर रहित है, यानी ये सारे अक्षर स्वर रहित हैं। इन सभी अक्षरों में स्वर नहीं है। स्वर का मतलब वही सारे स्वर, अ ई की मात्रा, अ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ये सारे स्वर जब किसी व्यंजन वर्ण में जुड़ते हैं तब व्यंजन वर्णों को, यानी व्यंजन वर्ण जितने भी सारे हैं उनको हम अच्छे से सुचारू रूप से ठीक ढंग से बोल पाते हैं, प्रयोग कर पाते हैं, लिख पाते हैं। तो इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण, इन्हीं कारणों से स्वतंत्र हुए स्वर वर्ण और परतंत्र हो जाते हैं व्यंजन वर्ण। क्यों? क्योंकि जब तक व्यंजन वर्णों को सहायता न दें स्वर वर्ण, तब तक व्यंजन वर्णों को ठीक ढंग से उच्चरित नहीं किया जा सकता। उच्चरित माने बोलना, अच्छे से हम बोल नहीं सकते, उच्चरित नहीं कर सकते, और इसके अलावा हम लिखकर भी शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और जब तक शब्द नहीं बनेंगे तो हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, हम कोई बात बता नहीं सकते बिना शब्दों के बनाए, और इन शब्दों से वाक्य बनता है। वाक्यों के माध्यम से हम, अब सेंटेंसेस के माध्यम से हम अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात बताते हैं किसी को। तो बोले कि स्वतंत्र कहलाते हैं स्वर वर्ण, परतंत्र कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हमेशा सहायता प्रदान करते हैं, सहायता देने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। किनकी मदद करते हैं, किसको सहायता देते हैं? तो बोले कि दूसरे तरफ जो खड़े हैं व्यंजन वर्ण, उन व्यंजन वर्णों के उच्चरित होने में, यानी बोले जाने में, लिखने में, पढ़ने में, प्रयुक्त होने में हमेशा ही, निरंतर ही स्वर वर्ण उनको सहायता देते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। इसी कारण स्वर वर्ण स्वतंत्र कहलाते हैं, और इसी कारण से सहायता लेने के कारण, सहायता मांगने के कारण व्यंजन वर्णों को परतंत्र कहा जाता है। क्योंकि जब तक व्यंजन वर्णों में कोई भी एक स्वर वर्ण नहीं जुड़ेगा, उनसे जुड़ेगा नहीं, उनसे मिलेगा नहीं, उनसे यूज़ नहीं किया जाएगा उन्हें, तब तक हम व्यंजन वर्णों को ठीक ढंग से प्रयुक्त नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। और उन व्यंजन वर्णों के, उन स्वरवर्णों के मिले हुए बिना व्यंजन वर्ण कोई भी शब्द का निर्माण नहीं कर सकते, चाहे वो राम शब्द हो, गीता शब्द हो, मीता शब्द हो, कोई भी शब्द हो, किसी का नाम हो, स्थान का नाम हो, कोई भी शब्द हो सकता है वह, तो वो सारे शब्द बन ही नहीं सकते जब तक व्यंजन वर्णों में स्वर वर्ण आकर मिले ना, उनसे जुड़े ना। तो ये है स्वर वर्णों की परिभाषा समझने का। और व्यंजन वर्णों में, स्वर वर्णों में, व्यंजन वर्णों में यह अलग प्रकार का एक व्यवहार है, एक मत है। इन दोनों का अपना अपना चलने का एक सिस्टम, एक तरीका है। इस कारण से स्वर वर्ण कहलाए स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण कहलाए परतंत्र। क्योंकि परतंत्र, पर माने होता है दूसरा, पर माने होता है दूसरा, तो दूसरे व्यक्ति के दूसरे अक्षरों के सहारे से जो चल पाते हैं वो व्यंजन वर्ण है। इसी नाते इनका तंत्र, तंत्र माने व्यवस्था, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, तो तंत्र माने व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं जो दूसरों पर आधारित हों। ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम अपने सेल्फ डिपेंड हो, हम सेल्फ नहीं से नहीं चल सकते। सेल्फ डिपेंड यहाँ पर केवल स्वर है, लेकिन व्यंजन वर्ण आत्मनिर्भर नहीं है। तो आत्मनिर्भरता किसके पास है? वह स्वरों के पास है। और निर्भरता लेनी पड़ती किससे? तो उनको व्यंजन वर्णों को स्वरों वर्णों से लेनी पड़ती है। यही है स्वतंत्र और परतंत्र का व्यवहार। तो स्वतंत्र हुए स्वर वर्ण, परतंत्र व्यंजन वर्ण हो गए, यह सामान्य से समझ जाना चाहिए। तो हम लोगों ने स्वरों के बारे में जाना, व्यंजनों के बारे में जाना, उनकी परिभाषाएं देख ली। स्वर वर्ण कहाँ से कहाँ तक हैं, कितने अक्षर आते हैं, व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक हैं, कितने अक्षर आते हैं, किन अक्षरों को बोलने से व्यंजनों के बारे में जाना जाएगा, किन अक्षरों को बोलने से स्वर वर्णों के बारे में जाना जाएगा, स्वतंत्र कौन होता है, परतंत्र कौन होता है, कौन से वर्ण किसी को सहायता देते हैं, कौन से वर्ण किसी की सहायता लेते हैं, यह सारी चीज़ें क्लियरिफाई हो गई हैं। अब अगले क्रम में बढ़ते हुए कहते हैं, तो बोले कि स्वरों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है। ऐसा संभव है, पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक अवस्था, एक स्थिति है।
कौन सी स्थिति है? बोले किंतु माने लेकिन, इसके बावजूद कुछ होना चाहिए। क्या व्यवस्था इसमें है? बोले व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ बता रहे कि लेना ही पड़ेगा, उसके बिना काम चलने ही वाला नहीं। अगर आप सहायता नहीं लेंगे, अगर आप किसी की सहायता नहीं लेंगे तो आप इस काम को करने में संभव नहीं कर पाएंगे इस काम को। तो बोला कि स्वरों के उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है। उसी बात को यह क्लियरफाई करते हुए, डेफिनेशन देते हुए बता रहे हैं कि स्वर वर्ण जो है वो हमारे स्वतंत्र है। उनको, स्वर वर्णों को खुद को उच्चारण करने में, बोलने में, यूज करने में किसी की सहायता लेने की आवश्यकता है ही नहीं, वो स्वतंत्र है। तो यही अंतर है स्वतंत्र और परतंत्र के मुकाबले, दोनों के बीच में यही अंतर है, कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र है। तो बताया कि स्वतंत्र रूप से हमेशा यूज किए जाते हैं, उनको बोलने में, लिखने में, प्रयोग करने में कदापि कभी भी स्वर वर्णों को दूसरों वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वो इतने आत्मनिर्भर हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता दूसरी जगह खत्म हो जाती है। व्यंजन वर्णों की जब बात होती है वहाँ आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंड नहीं दिखता है। तो बोले कि ऐसे व्यंजन वर्ण, ऐसे अक्षर जिनको हमेशा उच्चरित होने में, बोले जाने में, लिखने में, पढ़ने में दूसरे वर्णों के, यानी दूसरे वर्ण का मतलब ही यहाँ पर उससे व्यंजन वर्णों से बचा रह गया क्या? स्वर ही तो बचे हैं, कोई और तीसरा भेद तो है नहीं। अक्षरों के दो ही भेद हैं, स्वर का हो या व्यंजन का हो। तो व्यंजन वर्णों को अब दूसरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो दूसरा कौन है? दूसरा केवल यहाँ पे एक ही व्यक्ति दूसरा है, जो है स्वर वर्ण। तो व्यंजन वर्णों को हमेशा यूज होने में, लिखने में, प्रयुक्त होने में हमेशा स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर वर्णों के यह बोले नहीं जा सकते, लिखे नहीं जा सकते। और जब तक यूज नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं आपस में, तब तक कोई शब्द का निर्माण नहीं होगा, तब तक किसी का नाम नहीं बोला जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होगा, किसी वस्तु का नाम नहीं होगा, किसी भी प्रकार के संज्ञा, विशेषण, अन्य जितने भी शब्द राशि है, शब्द समूह है, किसी भी शब्द का निर्माण हो ही नहीं सकता, यह असंभव सा है। तो यह संभव करने में मदद करते हैं स्वर वर्ण। किसकी मदद करते हैं? व्यंजन वर्णों की। तभी हम कोई शब्द निर्माण कर पाते हैं, तभी मेरा नाम है, आपका नाम है, किसी वस्तु, स्थान का नाम होता है। हम किसी शब्द से उस वस्तु को जानते हैं, किसी व्यक्ति को जानते हैं। तो वह शब्द कब बन पाए, वह शब्द निर्मित कैसे हुआ? वो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के आपसी मेल से हुआ। जब वह मिलते हैं तब वह स्थिति उत्पन्न होती है और एक शब्द हमारा निर्मित होता है, जो हम शब्द प्रयोग करते हैं किसी वस्तु को कहने के लिए, किसी व्यक्ति को बताने के लिए। ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्रम, तो बोले वास्तव में, वास्तव माने एक्चुअल में, वस्तुतः स्थिति क्या है, सही बात क्या है? तो बोले कि क, ख, ग आदि का उच्चारण अ की सहायता से ही संभव है। वही बात बता रहे हैं, बार बार उसी चीज को बहुत पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि इसमें आप किसी प्रकार का संशय न रखें अपने मन बुद्धि में कि इसमें कोई भेद है, कोई अंतर है, कुछ बचा रह जा रहा है। इतना सब कुछ व्यवस्थित ढंग से बता दे रहे हैं कि इसमें छूटने वाली बात ऐसी कोई है ही नहीं, जो चीज़ समझ में ना आए, जिसको समझा न जा सके, और इतनी सरलता से। तो बोले कि वास्तव में, यानी एक्चुअल में बात क्या है कि क, ख, ग आदि उच्चारण अ की सहायता से ही संभव है। जब आप अ अक्षर को, अ नाम के स्वर को, जब क में, ख में, ग, क से लेके ह पर्यंत जितने भी अक्षर हैं, आप सब में जब अ की ध्वनि को, जो अ ह्रस्व अ की ध्वनि है, जो अह अक्षर है, उसको जब आप जोड़ेंगे तभी आप क, ख, ग इत्यादि अक्षरों को सही रूप से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, प्रयुक्त कर सकेंगे। तो ऐसा संभव हो, आप ऐसा कर सकें, आप इस काम को करने में कर पाएं। तो क्या बोले कि यथा, जैसे क में हलंत का चिन्ह लगाया, प्लस अ बराबर क, फिर बोले ख प्लस अ बराबर ख, ग प्लस अ बराबर ग इत्यादि। तो बताया कि हर क के बाद, ख के बाद, ग के बाद जो प्लस का निशान लगा रहा है, वह प्लस का निशान, वह जोड़ का चिन्ह, वह जोड़ का चिन्ह बताता है कि इस क में, इस ख में, इस ग में कौन सा अक्षर, कौन सा स्वतंत्र रूप से स्वर जुड़ा हुआ है, कौन सा ऐसा स्वर है जो जुड़ा हुआ। तो बोले कि अ नाम का स्वर जुड़ा हुआ, तभी हम क को क बोल पाते हैं, तभी हम ख को ख बोल पाते हैं, तभी हम ग को ग बोल पाते हैं। अर्थात जब स्वर वर्ण जुड़ते हैं किसी अक्षर में तो उनको पूरा बोला जाता है। जैसा कि हम क, ख, ग इत्यादि अक्षरों को जब बोल रहे हैं, प्रयुक्त कर रहे हैं, तो इसमें इस अक्षर के बाद अ की ध्वनि निश्चित रूप से सुनाई दे रही है। जैसे क, तो हमने क बोला, उसके बाद में कुछ ही सेकंड बाद अ की ध्वनि सुनाई दे रही, अ, ख, ग। तो ये सारे अक्षर खुद से ही प्रयुक्त करके बताते हैं कि हमारे में स्वर जुड़ा हुआ है। क में स्वर है अ, ख में स्वर है अ, च में स्वर है अ, ड में स्वर है अ, त में स्वर है अ, न में स्वर है अ। सारे अक्षर खुद से ही बता देते हैं कि न में अ जुड़ा हुआ है, बिना आ के हम नहीं प्रयुक्त, हमको नहीं बोल सकते तुम।
च भी बात बोलता है कि बिना अ के हम मुझे च को पूरा नहीं बोल सकते, नहीं तो तुम्हें च छ ज ढ ऐसा झटका देकर अक्षरों को प्रयुक्त करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अतः ऐसी व्यवस्था ना हो कि हम किसी शब्द को बहुत झटके से बोलें, शब्द तो बनेगा नहीं एक्चुअली। इन सारे अक्षरों को झटके से ना प्रयोग करता है, सुचारू रूप से बोल सकेगा, जब स्वर जुड़ेंगे तभी कोई शब्द बनेगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्माण करने के लिए, ऐसी शब्द शक्ति को उत्पन्न करने के लिए, बनाने के लिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिलते हैं। तो क ख ग इत्यादि अक्षर सुचारू रूप से प्रयुक्त होते हैं, जिनको पूरा स्वर कहा जाता है, पूरा वर्ण कहा जाता है, और फिर इन्हीं वर्णों के जुड़ने से आपसी मेल से एक शब्द का निर्माण होता है। अगले क्रम में बता रहे हैं कि जब किसी व्यंजन में अ जुड़ जाता है तो नीचे लगा ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह का मतलब इसमें चिन्ह बताया है, ये चिन्ह, ठीक है, इसमें शायद दिख नहीं रहा, तो बोले कि इस चिन्ह को, ये जो चिन्ह अक्षर के नीचे, जैसे क के नीचे ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, ख के नीचे ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, ग के नीचे ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह लगा होता है किसी अक्षर के नीचे, इस चिन्ह का नाम है, इसको कहते हैं हलंत। इस चिन्ह का नाम है भैया हलंत। जब भी इस चिन्ह को बोला जाए, इस चिन्ह का क्या नाम है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो बताएंगे आप, हलंत चिन्ह नाम है इसका, इसको हलंत चिन्ह कहते हैं। बोले इस चिन्ह की क्या आवश्यकता है, क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों यहाँ पे लगा रहे हैं, तो बोले कि ये चिन्ह लगने से ये दर्शाता है, ये चिन्ह लगने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जब भी ये किसी अक्षर के नीचे ये चिन्ह लगा तो समझ जाइए वो उस अक्षर में से स्वर वर्ण गायब है, यानी अस्वर वर्ण हो, ई के स्वर वर्ण हो, उ स्वर वर्ण हो, आ स्वर वर्ण हो, ए स्वर वर्ण हो, ओ स्वर वर्ण हो, जितने भी कोई भी स्वर वर्ण होते हैं उनमें से कोई न कोई एक स्वर वर्ण गायब हो चुका, अर्थात ये स्वर रहित है। रहित माने बिना, तो बिना स्वर वर्ण के ये सारे अक्षर प्रयुक्त हो रहे हैं। अब पहली बात तो हम लोग ने जान लिया। अब दूसरी बात कि ये जो हलंत का चिन्ह है ना भैया, इसमें बड़ी खासियत है, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये व्यंजन वर्णों के नीचे ही लगता है। कभी भी स्वर वर्णों के नीचे इस चिन्ह को आप लगा हुआ कहीं भी पाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनका जरूरत सिर्फ, इन हलंत चिन्हों का जरूरत है सिर्फ व्यंजन वर्णों को। स्वर वर्णों के नीचे इन अक्षर, इस प्रकार के चिन्ह को आप कहीं भी लगा हुआ नहीं पाएंगे। अर्थात बात मिलाकर कहने की कुल बात यह है कि ये जो हलंत का चिन्ह है, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्णों के नीचे ही लगाया जाता है, स्वर वर्णों के नीचे इनको कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है, और इस चिन्ह का नाम हलंत है। तो बोले कि ये जो जब किसी व्यंजन वर्ण में, वही बात बोल रहे हैं कि इस व्यंजन वर्णों में क ख ग ये सारे व्यंजन वर्ण तो हैं, तो बोले इन सभी व्यंजन वर्णों में हलंत का चिन्ह लगा होता है, तो उसमें से हम स्वर रहित समझते हैं, बिना स्वर के समझते हैं। लेकिन जब यही स्वर वर्ण में, जब यही व्यंजन वर्णों में से हम इन चिन्हों को हटा दे, सिर्फ क ख ग घ इत्यादि बस लिखा भर हो, ये सारे अक्षर बस लिखे हो, तो इसका मतलब क्या है, जब इसके नीचे हलंत चिन्ह नहीं लगा तो इसका मतलब हुआ कि क में स्वर वर्ण है अ, ख में स्वर वर्ण है अ, ग में स्वर वर्ण है अ, अर्थात हलंत का चिन्ह न लगे रहने से ये बात निश्चित हो जाती है, ये बात पता चल जाती है कि इन सभी में स्वर वर्ण है। कौन सा स्वर वर्ण है, तो कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है विशेष रूप से, तो अ नाम की ध्वनि छुपी हुई है, ठीक है, अ नाम की ध्वनि इसमें लुप्त रहती है, छुपी हुई होती है। वहां पर जो लुप्त शब्द का प्रयोग किया, हलंत चिन्ह, चिन्ह माने निशान, एक मार्क ऐसा, तो हलंत का चिन्ह, हलंत का जो निशान है वह लुप्त हो जाता है। लुप्त माने गायब होना, ठीक है, डिसअपीयर हो जाना। तो हलंत का चिन्ह क्या होता है कि हमारा वह हलंत का चिन्ह, वह हलंत का निशान, वह हलंत का चिन्ह गायब हो जाता है, जिसे हम हलंत का चिन्ह कहते हैं। अगले क्रम में बताया कि अब बोलते हैं कि स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में दो और ध्वनियां हैं। ध्वनि माने अक्षर वही जो है, तो बोले कि और भी ध्वनियां हैं, इसके अलावा दो और हैं। स्वर जानना हम लोगों ने, व्यंजन जाना जितना अच्छे से जान सकते थे। इसके आगे बढ़ते हुए क्रम में बता रहे हैं कि बोले कि पहला दो क्रम आया अनुस्वार और विसर्ग। अभी अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, इसको जानते हैं। तो बोले कि जब किसी शब्द के ऊपर, ये शब्द मान लो लिखा हुआ कुछ भी हमारा ये शब्द है, जब किसी शब्द के ऊपर, यानी जब हम किसी, जैसे राम शब्द हम लोगों ने लिखा, इस राम शब्द में म के ऊपर या फिर र के ऊपर जब कोई एक ऐसी बिंदु, गोलाकृति बिंदु दिखाई देती है, तो उस बिंदु का नाम है, उस बिंदु को कहते हैं, उस बिंदु को क्या नाम दिया, तो उस बिंदु को हम कहते हैं अनुस्वार। उस बिंदु का नाम है अनुस्वार, इसे अनुस्वार नाम से जानते हैं। अर्थात बात मिलाकर यह कहने की है
कि जब किसी शब्द के ऊपर या किसी अक्षर के ऊपर, किसी वर्ण के ऊपर, किसी ध्वनि के ऊपर यह गोलाकृति वाली, गोल आकृति वाली यह निशान जो चिन्ह है, जो गोलाकृति है या बिंदु है, यह बिंदु दिखाई दे, तो इस बिंदु को अनुस्वार नाम से जानते हैं। अनुस्वार नाम है इसका, नाम तो जान गए। ये अनुस्वार का मतलब क्या है? अनुस्वार शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? किसको अनुस्वार कहेंगे भैया? ये तो अनुस्वार है, इसको अनुस्वार कहा क्यों जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? तो बोले कि अनुस्वार उसको कहते हैं जिस अक्षर को, जिस ध्वनि को, जिस चिन्ह को, जिस मात्रा को बोलने से यह पता चले कि जब हम उस अक्षर का प्रयोग करें, बोला तो कुछ भी मुंह से ही जाएगा ना, कि हम कान से बोलेंगे, कान से तो कोई शब्द बोला नहीं जाएगा, क्योंकि कान का वो तो काम ही नहीं है। बोलने का काम, कुछ आवाज़ निकालने का काम, कुछ ध्वनि करने का काम, कुछ साउंड निकालने का काम तो मुंह का है। तो बोले कि ये जब ध्वनि का, इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं ना अपनी भाषा में, जब हम बोलते हैं, तो इसको बोलने के समय में इस अनुस्वार को जब हम बोलते हैं, किसी शब्द पर लगा करके प्रयुक्त करते हैं, तो उस बोलने के दौरान, उस वक्त, उस समय में क्या होता है कि हमारे जो कंठ से, जो मुख से ध्वनि निकलती है, वह हमारे मुख से न निकल करके ज़्यादातर, यानी ज़्यादा मात्रा में नाक से ध्वनि, नाक से आवाज़ निकलती है। जैसे कंग, चंग, टंग, तंग, पंग, यंग, शंग, रंग, लंग, वंग। तो ये सारे जो अक्षर हम, जैसे अभी बोला कि रामम, धनम, ईश्वरम, देवम, तो अंग की जो अक्षरों पे मात्रा सुनाई दे रही है, ये सारे स्वर को हम कहते हैं अनुस्वार। और अनुस्वार एक ऐसा चिन्ह है, ऐसा अक्षर है, ऐसा ध्वनि है जो कहाँ से होता है उच्चरित? वह नासिका से उच्चरित होता है। अर्थात ये अनुस्वार का जो चिन्ह है, यह जो वर्ण है, ये जो ध्वनि है, यह इसका उच्चारण स्थान, इसको बोला कहाँ से जाता है? तो बोले कि इसको मुख से नहीं बोला जाता, यह उच्चरित होती है ध्वनि, हमारे निकलती है नासिका से। नासिका माने नोज, नाक। जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब देवम, ईश्वरम, अंग का जब प्रयोग कर रहे हैं, अंग का, अनुस्वार का, जिस बिंदु का, तो हमारे नासिका से, नासिका माने नाक से ध्वनि ज़्यादा तेज निकलती है, ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा माने हवा, तो वह हवा हमारी क्या होती है? मुख से ना निकल करके, बल्कि ज़्यादातर वह नाक से निकलती है, जिसमें इस प्रकार के अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अतः इसीलिए इसका नाम अनुस्वार रखा गया। क्यों? क्योंकि अनु माने पश्चात, यह जो स्वर है, यह जो स्वर दिखाई दे रहा है, जो मात्रा, ये जो चिन्ह, ध्वनि दिखाई दे रही है, यह पश्चात से निकल रही है, आगे कुछ भाग से निकल रही है, तो बोले अनुस्वार इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो आगे अनुस्वार का चिन्ह कहाँ से प्रयोग किया जाता है? जब भी परिभाषा पूछी जाए कि भाई ये अनुस्वार का जो चिन्ह है, जो ध्वनि है, यह शरीर के किस भाग से निकलता है, इसको हम कहाँ से बोलते हैं? तो अनुस्वार के उच्चरित होने का, बोले जाने का स्थान है नासिका। तो नासिका से, इसको नाक से बोला जाता है। तो ये हो गया अनुस्वार। अब अगला क्रम आया, बोल रहे हैं कि अब इसके बाद है विसर्ग। अनुस्वार को हम लोगों ने जान लिया, अब इसके बाद बता रहे हैं विसर्ग। बोले विसर्ग क्या है भैया? विसर्ग किसे कहा जाएगा? विसर्ग है क्या? क्या नाम है इसका? मतलब क्या है? तो बोले कि वर्ण का, ध्वनि का, अक्षर का एक ऐसा भाग, एक ऐसा स्थिति जो दर्शाता हो, हम इसे कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे देखते हैं? तो बोले कि जब किसी शब्द के बाद में, जब किसी शब्द के बाद में, या फिर जब किसी अक्षर के बाद में, जब किसी शब्द के बाद में, या फिर जब किसी अक्षर के बाद में दो बिंदुएं इस तरह की दिखाई दे रही हो, दिखाई देती हैं, तो इस चिन्ह को, इस बिंदु का नाम दिया गया, इसको हम कहते हैं विसर्ग। वहाँ पर छोटी मात्रा स, आधा र, ऊपर रेफ लग गया, विसर्ग, विसर्ग। तो इस चिन्ह को, यानी किसी अक्षर के बाद या फिर किसी शब्द के बाद लगने वाले इस चिन्ह को कहते हैं विसर्ग। इस चिन्ह का नाम दिया गया विसर्ग। तो बोले कि इसको विसर्ग के नाम से जानते हैं। बोले विसर्ग जब हम बोलते हैं रामः, कविः, गतिः, मतिः, तो इन सारे शब्दों में जो हमारा विसर्ग लगता है, तो बोले इस विसर्ग को बोलने का मतलब क्या है? इससे हम किसको जानेंगे? ये जो दो ठो गोला गोला चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस ध्वनि से, इस म्यूजिक से, इस साउंड से हम किसको पहचानेंगे भाई? किसको जाना जाएगा? तो बोलते हैं कि इस चिन्ह से हम पहचानेंगे, जानेंगे हम ह नाम के अक्षर को, जिसको आप ह से हाथी कहते हैं। तो अर्थात जब भी किसी शब्द के बाद में या किसी अक्षर के बाद में यह दो बिंदुएं दिखाई देती हैं, इस बिंदु का नाम हो गया विसर्ग। विसर्ग बोलने से हम किस अक्षर को जानेंगे? व्यंजन वर्णमाला में से किस अक्षर को पहचानेंगे?
तो बोले इस विसर्ग से हम ह नाम के ध्वनि को, ह अक्षर को पहचानते हैं, जो कि यहाँ पर आया है श श स ह, यह वही ह ये यहाँ पर विसर्ग रूप में प्रयोग होता है। तो बोले ह की अपनी एक खासियत है, इस ह अक्षर की विशेषता है, इसीलिए इसको कुछ अलग दर्जा दिया गया। कौन सा दर्जा है? तो बोले इसे दर्जा हुआ विसर्ग के रूप में प्राप्त हुआ। अर्थात ये ह नाम का अक्षर, ये ह नाम की ध्वनि, ये ह नाम का वर्ण जब किसी शब्द के बाद सुचारू रूप से यानी मूल रूप से न लिखा जाता हो, यानी कह के बाद क ह ऐसा न लिखा जाए बल्कि राम ह न लिखा जाए, बोले इस ह को लिखने के स्थान पर इसका एक रूप परिवर्तित करके रूप बदल दिया गया, तो वह बन गया दो गोलाकृति ऐसा वाला चिन्ह। अतः इसको हम ह नाम से जानते हैं। इस ह चिन्ह को बोलने से ह नाम के वर्ण को, इस अक्षर को जाना जाएगा। तो बोले इसी ह का नाम दिया गया विसर्ग। विशिष्ट रूपेण सर्ग माने निकलने वाला, सर्ग माने कुछ निकलना, उत्पन्न होना, ऐसा कौन सा अक्षर निकल रहा, उत्पन्न हो रहा है? बोले विशिष्टेण, विशिष्ट रूप से, कुछ अलग रूप से, मुख्य रूप से, तो इस नाते इसका नाम पड़ गया विसर्ग। ठीक है, तो यह है हमारा विसर्ग का चिन्ह, जिसको बोलने से ह नाम की ध्वनि के बारे में जाना जाता है। यह चिन्ह किसी शब्द के बाद में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसको विसर्ग कहा गया। यह हुई विसर्ग की परिभाषा। वही उदाहरण में आपके बुक में बोल रहा है कि अनुस्वार के लिए उदाहरण दिया। यथा माने जब भी हम किसी एग्जाम्पल के लिए देखते हैं या किसी उदाहरण के लिए देखते हैं, तो उसी में संस्कृत शब्द में हम लोग प्रयोग करते हैं यथा। यथा माने जैसे, एग्जाम्पल, उदाहरण। तो बोले यथा जैसे क्या? तो संस्कृतम, स पर बिंदु लगा हुआ है, संस्कृतम, म में हलंत है, म में हलंत लगा हुआ है, अतः म में कोई भी स्वर नहीं है, तो इस नाते हलंत लग गया। हलंत का चिन्ह हमेशा बताए थे व्यंजन वर्णों में ही लगता है, म व्यंजन वर्ण है। फिर अगला उदाहरण है, बोले संस्कार, संस्कार, र के बाद विसर्ग दिख रहा है, संस्कार, संस्कार, ऐसा। फिर अगला आया, बोले संस्कृति, अंक के ऊपर हो गई संस्कृति, तब पर छोटी की मात्रा, फिर से विसर्ग, संस्कृति। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पे अनुस्वार भी आ जा रहा है, विसर्ग भी आ रहा है, दोनों ही प्रयुक्त हो जा रहे हैं, एक ही शब्द। विसर्ग का उदाहरण दिया, बोलते यथा जैसे बालकः, बालकः, कह, बालकः, बालक, वय, वृक्षः, वृक्ष माने पेड़, वृक्षः, देवः। फिर अगला शब्द है मुनि, साधु, बोले मुनि, न पर छोटी की मात्रा और विसर्ग, मुनि, ह की ध्वनि सुनाई दे रही है। फिर उसके बाद अगला शब्द है साधु, साधु माने सुंदर, अच्छा, तो किसी अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को कहेंगे साधु, साधु माने अच्छा, सुंदर, गुड। तो ये बोले कि साधु माने सुंदर, अच्छा, तो वहां पर भी विसर्ग की ध्वनि सुनाई। अर्थात इन सारे शब्दों को बोलने से संस्कृति, संस्कार और संस्कृतम, इस सारे शब्दों को बोलने से अंक की मात्रा पता चली, अनुस्वार के बारे में पता चला और नासिका से ध्वनि आ रही है। फिर बोले कि जब विसर्ग हम बोलते हैं, विसर्ग का उच्चारण करते हैं, बालकः, देवः, मुनिः, कविः, मतिः, तो इसमें सारे विसर्ग का प्रयोग है। और विसर्ग चिन्ह से हम ह को जान रहे हैं। और उच्चारण का स्थान, ये ह का उच्चारण कहाँ से होता है? तो बोले कंठ, कंठः, देवः, गतः, आगतः, पितः, देवः। तो ये सारे विसर्ग की ह की ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। अर्थात अंक की मात्रा, अनुस्वार की मात्रा नासिका से निकलती है, नाक से निकलती है, और ये विसर्ग की ध्वनि हमेशा निरंतर ही कंठ से यानी मुख से आवाज होकर, साउंड देकर, ऊष्मा के माध्यम से यह निकलती है। यह है अनुस्वार और विसर्ग का भेद, अंतर। अब अगले क्रम में बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे, बोले कि यही अनुस्वार नासिक ध्वनि है। नासिक माने नासिका से निकलने वाली ध्वनि, म्यूजिक है, साउंड है, ऐसा है। फिर उसके बाद बोलते हैं इसका उच्चारण स्थान नाक से, वही चीज बता रहा है, नाक से किया जाता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ह, अ से निकलेगा, इसकी ध्वनि ह जैसी होती है। ये हो गया स्वर और वर्णों में अंतर, और हम लोग अनुस्वार और नासिका से जाना और कंठ के बारे में सामान्य जानकारियां देख ली।